नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। बच्चों, आपकी पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के चौथे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता को पढ़ा था। हमने आप इस कविता का सस्वर वाचन किया था और उसके साथ ही साथ इस कविता के भावार्थ को समझा था। बच्चों, आज हम आपके इस सेशन में आपके इसी पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। इस कविता से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं तथा उसके साथ साथ ही इस कविता में जो भाषा की बात से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम इस सेशन में हल करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले बच्चों, हमने आपकी पिछली कक्षा में इस कविता से जुड़े हुए जितनी भी बातों को सीखा था उसे एक बार दोहरा लेना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम इस पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने कविता का भावार्थ जाना था, तो उसको सार रूप में हम यहाँ समझते हैं। इस कविता के रचनाकार हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता में कवि ने 10 से 11 साल की एक छोटी सी लड़की का चित्रण किया है और वह लड़की चांद से बातें करते हुए दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उसके मन में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठता है और वह उन प्रश्नों को के उत्तर जानने की इच्छुक है और इसीलिए इसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का हम कह रहे हैं। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने कारण चांद से बहुत सारे सवाल पूछती है और वह चांद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वो क्यों तिरछे दिखाई देते हैं तथा उसके साथ ही साथ वह चांद से ये भी कहती है कि वह यानी कि चांद उसे लड़की को कैसे दिखाई देते हैं। वह कहती है कि उसे लगता है कि चांद ने पूरे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है और इसके साथ ही साथ वो कहती है कि जो चांद है वो बहुत ही गोरा है और वह गोल मटोल लगता है उस बच्ची को। वह चांद के ऊपर कटाक्ष करते हुए अर्थात उस पर ताना मारते हुए यह भी कहती है कि उसे चांद की सारी सच्चाई यानी कि असलियत पता है। वह कहती है चांद से कि उसे बेवकूफ़ ना समझें, चांद उसे बेवकूफ़ ना समझे क्योंकि उस लड़की को सब कुछ पता है कि चांद क्यों रोज़ रोज़ घटता और बढ़ता है। यानी कि चांद के घटने और बढ़ने का जो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार चांद जो घटता और बढ़ता है, चांद की जो कलाएं हैं, उसे लड़की एक बीमारी समझती है और वो कहती है कि वह चांद लड़की को बेवकूफ़ ना समझे, उसे सब कुछ पता है कि चांद क्यों घटता और बढ़ता है। यानी कि लड़की के अनुसार चांद को कोई बीमारी है और वो ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। बहुत ही विचित्र बीमारी है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वह बीमारी ही चांद को है। यानी चांद के प्रकृति के नियम को, घटने और बढ़ने के प्रकृति के नियम को लड़की क्या समझती है? बीमारी समझती है। तो इस कविता में एक छोटी से बच्ची के मनोभावों का सुंदर चित्रण कवि ने अपनी कविता के द्वारा किया है। आइए बच्चों, अब हम आपके इस कविता के प्रश्न अभ्यास को हल करते हैं। आपके कविता का पहला प्रश्न है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। यानी कविता में आपकी एक पंक्ति आई है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, लड़की ऐसा कहती है चांद से। तो इस वाक्य के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लड़की चांद से क्या कहना चाहती है, यानी कि इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद ने तारों से जड़ी हुई चादर को ओढ़ के बैठा हुआ है। नहीं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका कि चांद ने की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। यानी चांद ने अपने पूरे के पूरे वस्त्र को, पोशाक को क्या किया? चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। तो इस पंक्ति का आशय होगा ख ऑप्शन, क्योंकि चांद ने आप पहने हुए कुल आकाश, यानी कि चांद ने क्या किया है? पूरे के पूरे आकाश को पहना हुआ है। तो इसका यही तात्पर्य हुआ कि चांद का जो पूरा पोशाक है यानी वस्त्र है वो क्या है? चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, अब हम आपके
कविता के प्रश्न अभ्यास के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो इसमें हमें बताना है कि कविता में लड़की चांद से जो बातें कर रही है वो किस दिन कर रही है, क्योंकि चांद की स्थिति से हमें पता चल सकता है कि वो किस दिन बातें कर रही होगी। तो चांद की स्थिति कविता में क्या बताई गई है हमें वो देखना है और उस हिसाब से अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर पहला दिन पूछा गया है कि पूर्णिमा का, कि क्या पूर्णिमा के दिन चांद की लड़की की बातें चांद से हो रही थी। तो बच्चों पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरीके से गोल नज़र आता है, यही होता ना। तो पूर्णिमा के दिन अगर हम कहते हैं कि चांद की लड़की और चांद के बीच बातें हो रही थी, उसका हमें कारण हम क्या देंगे कि चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है। उसके बाद पूछ रहा है कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है, चांद बढ़ता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, और बढ़ते हुए क्रम में जब वो होता है तो वो हमें थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, तिरछा नज़र आता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या प्रथमा से अष्टमी के बीच लड़की और चांद के बीच बातें हो रही थी। तो प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है, चांद बहुत पतला नज़र आता है, क्योंकि वो क्या करता है, घटता है और पतला नज़र आता है। चांद प्रथमा से अष्टमी के बीच में घटते हुए क्रम में होता है और हमें पतला होता हुआ नज़र आता है। तो हमें इस कविता में क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि चांद लड़की को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। गोल तो बहुत हैं आप, लेकिन वो थोड़े से तिरछे, मतलब गोल में भी थोड़े से तिरछे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये स्थिति अष्टमी से पूर्णिमा के बीच होगी, क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में ही चांद इस तरीके से गोल, फिर थोड़ा सा गोल, फिर वो मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होगा, हमें तिरछा नज़र दिखाई देगा। यानी कि इस तरीके से पहले हमें ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे दिखाई देगा, फिर पूरा का पूरा ऐसे गोल दिखाई देगा। तो इस वजह से हमें जो चांद है, वो जो बातचीत है कविता में लड़की और चांद के बीच में, वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में हुई है, क्योंकि यहाँ पे लड़की ने कहा है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में अभी कुछ दिन बाकी है, इसीलिए यह जो घटना है, यह जो बातचीत है, वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की गई है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अब हम आपके अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि मैंने आपको बच्चों कवि के बारे में चर्चा करते हुए बताया था, बिंब क्या होता है, बिंब तस्वीर को हम कहते हैं। यानी कि कविता में जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि एक तस्वीर जैसा उभर आए, हम पाठक के मन में तस्वीर उभर आए, तो उसे हम कहते हैं बिंब का प्रयोग करना। तो तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग किया जाता है, और बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। यानी कि जब कविता को हम पढ़ रहे हैं तो कविता में उन शब्दों के द्वारा चित्र क्या हो, उभर कर हमारे मन में चित्रित हो जाए, हमारे मन में शब्दों के वो चित्र हमारे सामने दिखाई देने लगे, तो उसे हम कहते हैं बिंब। तो कई बार कुछ कवि क्या करते हैं, शब्दों को ध्वनि के मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में उभर जाएं। यानी कई कवि ऐसा करते हैं जो कि ध्वनियों का प्रयोग करके हमारे मन में, हमारे मन मस्तिष्क में चित्र उभारने का प्रयास करते हैं, और कई कवि ऐसे होते हैं जो कि शब्दों को इस प्रकार से लिखते हैं ताकि इस प्रकार से छापते हैं जिससे कि हमारे मन में चित्र उभर जाए जैसा कि वो चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कविता में अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने क्या किया, बी ल कु ल को अलग अलग करके लिखा है। बी ल कु ल बिल्कुल यह तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये शब्द एक ही है तो इसे एक में चिपका हुआ होना चाहिए, लेकिन कवि ने क्या किया, शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ है ध्वनियों के साथ। तो यहाँ पर मैंने कविता को पढ़ाते हुए वक्त
भी बताया था कि यहाँ पर ये शब्द क्या हो रहा है, गोल शब्द पे जोर देने के लिए, गोल शब्द पे जोर देने के लिए यह बिल्कुल को इस तरीके से अलग अलग करके लिखा गया है। और इस तरीके से लिखने का कवि का आशय यह भी है कि इससे हमारे मन में चांद की एकदम गोल प्रतिमा हमारे मन में उभर आए। तो यहाँ पर कवि ने बिंब का प्रयोग किया है, अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है और इससे शब्दों को चित्र की आकृति देने की कोशिश की है। यानी कि गोल दिखाने के लिए कवि ने बिल्कुल को अलग अलग करके लिखा है, जिससे कि हमारे मन में गोल आकृति चांद की उभर आए। तो हमसे ये प्रश्न में कह रहा है कि हम किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे और ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो बच्चों, हम गोल को लिखने के लिए, यानी किसी चीज़ के अगर हमें गोल चित्र उभारना है किसी के मन में, तो हम गो और ल को अलग अलग करके इस भांति लिख सकते हैं, जिससे कि क्या हो, गोल हमारे मन में चित्र उभर आए। इसी तरह हम तिरछे ऐसे लिखते हैं तो हमारे मन में तिरछे यानी टेढ़े का, इस प्रकार से तिरछे का चित्र उभर आता है। इसी प्रकार गोल मटोल का कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों, लेकिन गोल मटोल यानी पूरी तरीके से गोल गोल दिखाने के लिए हम गो ल और उसके बाद मटोल को आगे अलग अलग करके लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे मन में चित्र उभर आए बिल्कुल गोल सा। तो इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करके, इन अक्षरों को अलग अलग लिखकर हम चित्रों की आकृति दे सकते हैं। बच्चों, आपका अगला प्रश्न आपके भाषा की बात खंड से है। पहला प्रश्न है इसका कि चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि पहला प्रश्न कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, और दूसरा कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। यानी पर हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो चांद शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। चांद नाम है, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो चांद संज्ञा है, लेकिन जो चांदनी रात है, इसमें जो चांदनी शब्द है वो क्या कर रहा है, विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो रात की विशेषता बता रहा है, रात को बता रहा है कि वो कैसा है, रात की खूबसूरती को बताने के लिए चांदनी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो चांदनी यहाँ पर विशेषण शब्द है। किसी भी चीज की विशेषता बताने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो चांदनी रात है, इसमें चांदनी शब्द रात की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमें से पूछ रहा है कि इस विशेषण में, यानी कि जो चांदनी है, इस विशेषण में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ नीचे शब्द दिए गए हैं विशेषणों वाले। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इन विशेषणों में कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि प्रत्यय क्या होता है। तो बच्चों, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी मूल शब्द में के अंत में लगकर नए शब्द बनाता है या उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। यानी किसी भी शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश जुड़ जाए उसे हम कहते हैं प्रत्यय, और जब वो जुड़े तो वो क्या करे, उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे या उसके भाव को बदल दे, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो बच्चों, जैसे आप देखिए फल क्या है, फलों को हम फल कहते हैं। फल संज्ञा शब्द है, लेकिन हम अगर उसमें वाला प्रत्यय जोड़ दें, वाला शब्दांश जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, फल वाला हम किसे कहते हैं, फल वाला हम कहते हैं फल बेचने वाले को। तो यहाँ पर फल शब्द में प्रत्यय वाला जोड़ के हमने शब्द के अर्थ को, शब्द के भाव को बदल दिया, उसे एक विशेष शब्द बना दिया। तो इसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि इन विशेषण शब्दों में कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं, यानी कि इन शब्दों के अंत में ऐसे कौन से शब्दांश जुड़े हुए हैं जिससे कि ये विशेषण बने हैं। तो हमें ये खोज के बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहला शब्द जैसा कि दिया हुआ है गुलाबी पगड़ी। तो बच्चों, पगड़ी संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है गुलाबी, क्योंकि गुलाबी रंग को बता रहा है, पगड़ी के रंग को बता रहा है गुलाबी शब्द। तो अब हमें बताना है गुलाबी शब्द में
कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुलाबी शब्द किससे बना है, गुलाब शब्द से बना है। गुलाब फूल का नाम है और उसमें क्या हुआ है, बड़ी ई जुड़कर गुलाबी शब्द बनाया गया है। इसीलिए जो ये बड़ी ई यानी दीर्घ ई है वो क्या है, वो प्रत्यय है। इसी प्रकार मखमली घास, यहाँ पर मखमली शब्द विशेषण है और इसमें मखमल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर मखमली विशेषण बनाया गया है। तो यहाँ पर भी ई प्रत्यय है। उसके बाद कीमती गहने, कीमती में भी क्या है, कीमत मूल शब्द है और कीमत में ई प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया गया है, कीमती शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार ठंडी रात, ठंडी रात यानी रात कैसी है, ठंडी है। रात के प्रकार को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, अवस्था को नहीं प्रकार को बता रहा है। तो रात जो ठंडी है वो क्या है, विशेषण शब्द है। और वो बना कैसे है, ठंडी शब्द बना है ठंड से, ठंड यानी शीत। तो ठंड से, ठंड में ई की मात्रा जोड़कर, बड़ी की मात्रा जोड़कर क्या बना है, ठंडी बना है। तो ई यहाँ पर प्रत्यय है। उसी प्रकार जंगली फूल यानी जंगल में उत्पन्न होने वाले फूल, तो जंगली यहाँ पर विशेषण शब्द है और यह जंगली शब्द कैसे बना है, जंगल मूल शब्द है और इसमें दीर्घ ई प्रत्यय जोड़कर जंगली शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार कश्मीरी भाषा यानी भाषा की विशेषता कैसी है, कश्मीरी है। कश्मीर की भाषा, तो कश्मीर शब्द मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जोड़कर कश्मीरी विशेषण बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से संज्ञा शब्दों में या फिर अन्य शब्दों में हम ई प्रत्यय जोड़कर क्या कर रहे हैं, उसे विशेषण शब्दों में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होता है और उससे प्रत्यय को जोड़ के हम किस प्रकार से शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न में है कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। यानी कि जैसे कि गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली और कश्मीरी ये विशेषण शब्द हैं। इनके लिए हमें पगड़ी, घास, गहने, रात, फूल और भाषा के अतिरिक्त कोई और क्या करना है, संज्ञा शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों मैंने ये लिखा है कि गुलाबी, गुलाबी तो रंग हो गया, तो इसके साथ हम कोई भी संज्ञा जोड़ सकते हैं, जैसे गुलाबी साड़ी, गुलाबी फ्रॉक, गुलाबी शर्ट, गुलाबी आप कोई फूल, आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो उसमें कोई भी संज्ञा शब्द आप जोड़ सकते हो जिसके रंग को क्या बताए, जिसको रंग को बताए गुलाबी शब्द, गुलाबी विशेषण। इसी प्रकार मखमली, मखमली के साथ भी हम बहुत सारे संज्ञा शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे मखमली कालीन, मखमली घास, यह तो दिया ही हुआ है, मखमली कपड़े, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार कीमती शब्द, कीमती विशेषण के साथ हम कौन कौन सी संज्ञा जोड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कीमती गहने। इसी तरह हम लिख सकते हैं कीमती वस्त्र, कीमती घड़ी, कीमती टीवी, कीमती घर। हम कोई भी संज्ञा शब्द इसके साथ, कीमती के साथ जोड़ सकते हैं जिसके दाम को, जिसकी कीमत को हमें ज़्यादा बताना हो, तो उसके लिए हम कीमती विशेषण का प्रयोग करते हुए संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। उसी प्रकार ठंडी, तो ठंडी रात है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ठंडी विशेषण के साथ हम ठंडी हवा, ठंडी मौसम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगला हम जंगली विशेषण शब्द है, तो जंगली के लिए हम बहुत सारे संज्ञा शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे जंगली जानवर, जंगली पशु, जंगली फूल, जंगली पेड़ इत्यादि शब्द, संज्ञा शब्द हम जोड़ के इस विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कश्मीरी, कश्मीरी विशेषण है, तो कश्मीरी भाषा लिखा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम कश्मीर का और क्या क्या बस कश्मीर की विशेषता देने के लिए हम लिख सकते हैं, उसमें संज्ञा शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे कश्मीरी पोशाक, पोशाक का अर्थ कहते हैं वस्त्र, तो ये भी संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार कश्मीरी भोजन, कश्मीरी पकवान, कश्मीरी त्यौहार, ऐसे हम संज्ञा शब्द जोड़ के इस तरह से इन विशेषणों के साथ अलग अलग संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसे आप अपने तरीके से कॉपी में करने का प्रयास करिएगा। आपको यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, इसे अपने कॉपी में क्लास वर्क साइड में नोट करते चलना है। ठीक बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका भाषा की बात से कि गोल मटोल, गोरा चिट्टा, कविता में ये दो शब्द आए हैं और इन शब्दों में
यह जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है लेकिन इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। हमें ऐसे ही 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखने के लिए और उनका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है। यानी गोरा चिट्टा, यहाँ पे 2 शब्दों को एक साथ योजक चिन्ह से जोड़ के लिखा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गोरा है, गोरा यानी सफेद रंग, और चिट्टा, चिट्टा का भी अर्थ सफेद होता है। तो यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक है, इसीलिए इन दोनों को साथ में रखकर लिखा गया है। लेकिन गोल मटोल जो शब्द है उसमें गोल का अर्थ तो गोल हो गया, लेकिन मटोल का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। यह मोटा शब्द, मोटे शब्द से यह मटोल शब्द बनाया गया है, लेकिन इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन शब्द को पूरा करने के लिए, शब्द को आकर्षक बनाने के लिए हम एक साथ लिख देते हैं गोल मटोल। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें ऐसे ही 4-4 शब्द युग्म, यानी 2-2 शब्दों के ऐसे युग्म, गोल मटोल और गोरा चिट्टा जैसे शब्द युग्म ढूंढने हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, आप जो पढ़ते होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनका और वाक्य प्रयोग भी किया गया है। आपको ऐसे ही शब्द अन्य अपने किताबों से ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। पहले आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ दिया है मेल जोल। मेल जोल यानी मिलना जुलना, मिलने को हम मेल जोल कह देते हैं। तो यहाँ मेल जोल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि हमें सबसे मेल जोल बनाकर रखना चाहिए, यानी सबसे सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। मेल जोल सामंजस्य के अर्थ में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हाल फिलहाल, हाल फिलहाल का अर्थ होता है बच्चों कि अभी अभी, तुरंत जो चीज हुई हो, तत्कालीन हुई हो। तो हाल का तो अर्थ हो गया कि हाँ तुरंत, लेकिन फिलहाल का अर्थ कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, ऐसा प्रचलन में है। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बिहार में हाल फिलहाल कोविड-19 के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी ऐसे ही वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों से। इसी प्रकार हम लोग कह देते हैं गीत संगीत। गीत का भी अर्थ वही होता है जो संगीत का अर्थ होता है। गीत गाना, संगीत म्यूजिक, ध्वनि, गाने से ही जुड़ा हुआ शब्द है, गीत से ही जुड़ा हुआ शब्द है, तो दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। अब इनका हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे गीत संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। इसी तरह हम बोल देते हैं बच्चों पानी वानी, लेकिन पानी वानी क्या है? पानी वानी में वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पानी के पूरक शब्द के रूप में हम वानी का प्रयोग कर देते हैं। और इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि जानवरों को भी पानी वानी पिला देना चाहिए। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पानी नानी शब्द लिख दिया गया है, नानी नहीं, यहाँ पर वानी होगा, न की जगह आप व उससे कर लीजिएगा। जानवरों को भी पानी वानी पिला देना चाहिए। इसी प्रकार हम कभी भी प्रयोग करते हैं झूठ मूठ। झूठ का अर्थ तो होता है, झूठ यानी झूठ, सच का जो विपरीत है उसे हम झूठ कहते हैं, लेकिन मूठ का अर्थ कुछ नहीं होता। लेकिन हम झूठ के पूरक शब्द के रूप में मूठ का प्रयोग करते हैं, दोनों शब्दों को शब्द युग्म की तरह प्रयोग करते हैं। तो इसका हम वाक्य प्रयोग ऐसे करते हैं कि सरकार समस्याओं से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु जनता झूठ मूठ चिंता कर रही है। यानी कि सरकार, इसका हम झूठ मूठ का आप लोग और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही लंबा वाक्य है। इसका आप और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि पिताजी मेरे घर ना पहुंचने पर झूठ मूठ ही परेशान होते हैं। आप इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। झूठ मूठ का प्रयोग हम बेवजह के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द उदाहरण के तौर पे दिए गए, उनका वाक्य प्रयोग भी दिया गया। आप ऐसे ही और शब्दों को ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग करके अपने कॉपी में लिखिए। अब आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य लिखो। तो बच्चों, ये जो ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, ये जो शब्द हैं इन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजंक्शन नाम। तो कंजंक्शन को ही हिंदी में हम संयोजक कहते हैं, और संयोजक शब्द ही है ये ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, और, तो,
इसलिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, संयोजक शब्द हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है, दो शब्द वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किसी भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यद्यपि, हालांकि, चूंकि, जो कि, ताकि, इसलिए, क्योंकि, तो ये जो सारे शब्द हैं ये क्या हैं, संयोजक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। अब हमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना है। यहाँ पे कुछ वाक्य प्रयोग मैंने किए हैं, आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जैसे ताकि शब्द का प्रयोग हमने किया है, वाक्य प्रयोग कि हमें साल भर मेहनत करनी चाहिए ताकि परीक्षाओं के समय अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़े। ताकि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है दो, हमें साल भर मेहनत करनी चाहिए ये अलग वाक्य है, और परीक्षाओं के समय अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े ये अलग वाक्य है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए हमने ताकि शब्द का प्रयोग किया। इसलिए जो ताकि शब्द है ये क्या है, संयोजक शब्द है, और इसका प्रयोग करके हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार बहुत तेज चल रहा था ताकि विद्यालय की प्रार्थना के लिए समय से पहुंच जाए, यानी कि वह बहुत तेज चल रहा था, ये एक वाक्य हो सकता है, यह एक वाक्य है, और विद्यालय की प्रार्थना के लिए समय से पहुंच जाए यह एक वाक्य है। लेकिन इन दोनों को एक वाक्य में जोड़ने के लिए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने ताकि शब्द का प्रयोग किया और इन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया जोड़ के, कि हमने वाक्य बना दिया कि वह बहुत तेज चल रहा था ताकि विद्यालय की प्रार्थना के लिए समय से पहुंच जाए। इसी प्रकार बच्चों जो जबकि, चूंकि और हालांकि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे जबकि का प्रयोग देख लीजिए आप लोग, रोहित परिवार में सबसे लंबा है जबकि बाकी सदस्य उम्र में उससे काफी बड़े हैं, यानी कि रोहित परिवार में सबसे लंबा है यह एक वाक्य था, और बाकी सदस्य उम्र में उससे काफी बड़े हैं एक वाक्य था। लेकिन इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक बनाने के लिए हमने क्या किया, जबकि शब्द का प्रयोग कर दिया और इन दोनों शब्दों को, वाक्यों को क्या किया, एक साथ जोड़ के लिख दिया, जिससे कि वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो गया और हमें वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदला और एक वाक्य भी हमारा पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से हम चूंकि, हालांकि इन शब्दों का भी आप देख रहे हैं उदाहरण यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करिए और उसको उदाहरण के तौर पर अपने कॉपी में लिखिए। इसी प्रकार बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं। पहला गोल आकार का और दूसरा गायब हो जाना, यानी कि गोल जो शब्द है इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला कि गोल यानी कि आकार को हम गोल कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। इसी प्रकार गोल का अर्थ हम कभी कभी गायब हो जाने के अर्थ में भी करते हैं, जैसे कि चोर बाजार से अचानक गोल हो गया, यानी गोल हो गया यानी गायब हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों एक ही शब्द का दो अलग अलग अर्थ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो हमें ऐसे ही तीन शब्दों को सोचकर उनसे वाक्य प्रयोग करने के लिए, अलग अलग अर्थों में वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे कि पहला यहाँ पे शब्द मैंने दिया है वर। वर का अर्थ होता है बच्चों, एक होता है दूल्हा, दूसरा अर्थ होता है वर यानी वरदान मांगना। ठीक, तो यहाँ पर दूल्हे के अर्थ में हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं वर का, कि राधा के लिए एक योग्य वर की तलाश है। दूसरा हम उसका वरदान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर मांगने के लिए कहा, यानी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर शब्द है वो अनेकार्थी है और उसका दो अर्थों में हमने दो अलग अलग अर्थों का वाक्य प्रयोग किया। इसी प्रकार अर्थ शब्द है बच्चों, अर्थ शब्द का भी दो अर्थ होता है। अर्थ यानी कि एक जो आप शब्दार्थ में पढ़ते हो शब्द होता है और उसका अर्थ होता है, यानी कि उसका तात्पर्य होता है, मीनिंग जिसको हम कहते हैं। तो अर्थ का एक वो मतलब है और एक अर्थ का हम जैसे कि धन के रूप में अर्थ का प्रयोग करते हैं। अर्थ का तात्पर्य धन से भी होता है, जैसे धन को हम अर्थ भी कहते हैं। तो जो अर्थ है उसका धन के अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं कि अर्थ प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी है
और दूसरा अर्थ का हम तात्पर्य के अर्थ में कर सकते हैं वाक्य प्रयोग कि काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार बस, बस शब्द का प्रयोग बच्चों, बस एक वाहन को भी हम कहते हैं और बस हम एक बस करने यानी रुकने को लिए भी हम बस शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं ना कि बस करो यानी रुक जाओ, तो बस का भी हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गप, गपशप और गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है, लिखो। तो बच्चों हाँ, गप, गपशप और गपबाजी इन तीनों शब्दों के अर्थों में भिन्नता है। गप का अर्थ होता है बिना काम की बात, गपशप का अर्थ होता है इधर उधर की बातचीत करना और गपबाजी यानी कि कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें करना। तो बच्चों इन तीनों शब्दों के अर्थ थोड़े थोड़े भिन्न हैं, तीनों का अर्थ अलग अलग है और इन तीनों का वाक्य प्रयोग आप अपने कॉपी में इनके अलग अलग अर्थों के आधार पर करिएगा। इसे आपको अपने गृह कार्य में इनके अर्थों को लिखने के साथ साथ अपने इसके वाक्य प्रयोगों को भी करके लिखना है, यानी कि आपको इन शब्दों को अलग अलग अर्थों के रूप में वाक्य प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के जितने भी प्रश्न थे उसे हमने हल किया, इस पाठ को जितना भी भावार्थ था उसे हमने समझा। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको इस प्रश्न से इस कविता से, इस पाठ से आपने क्या सीखा, इसके लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप अपने गृह कार्य में करिएगा। मुझे उम्मीद है आप सब ये कार्य अवश्य कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह किन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर लड़की जिस तरीके से कविता में चांद से बातें कर रही थी, यदि मान लो चांद वो कोई इंसान होता तो वो क्या करता? वो ज़रूर ही चिढ़ जाता, क्योंकि वो चांद को क्या कर रही थी? ताने मार रही थी। तो अगर दी हम क्या करते हैं, किसी को ताने मारते हैं तो वो इंसान जिसे हम ताने मार रहे हैं वो चिढ़ जाता है ना। तो हमें भी यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर चांद इंसान होता तो वो क्या करता? चिढ़ जाता। तो चिढ़ने के बाद वो क्या जवाब देता, हमें उसे अपनी सोच के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से लिखना है। आप यहाँ पर अपनी चांद को एक इंसान की तरह सोच के उसके चिढ़ने के बाद की बात को बनाकर कल्पना करके लिख सकते हैं। इसे आपको अपने गृह कार्य में करना है। ये बहुत ही आपकी इस रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला प्रश्न है। इससे आप अपने मन की बातों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। इसी तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो, जैसे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप इत्यादि। तो बच्चों जैसा कि इस कविता में जो लड़की है वो चांद से बातें कर रही है, जबकि चांद एक निर्जीव है, चांद कोई मानव या इंसान नहीं है जिससे बातें की जाए, लेकिन कविता में जो बच्ची है वो क्या कर रही है? चांद से बातें करते हुए दिखाई दी गई है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी सूरज से या किसी पेड़ से या किसी बिजली के खंभे से जो कि निर्जीव है, जिनसे हम बात करने के बारे में वास्तविकता में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से कवि ने कल्पना के आधार पर ये कविता लिखी चांद से लड़की की बातचीत के बारे में, इसी प्रकार आप भी इन सारी चीज़ों में से किसी के भी साथ अपनी बातचीत कल्पना के आधार पर लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ के भावार्थ को यानी कविता के भावार्थ को और इस कविता से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न अभ्यास हल कराए गए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे, और उसके साथ ही साथ भाषा की बात खंड से जितने भी प्रश्न आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आप उसे अपने कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। आपको जितने भी यहाँ पर प्रश्न हल करवाए गए उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, जिससे कि आप अपने सिलेबस को पूरा करते चलें, आप पीछे ना रह जाएं। और इसके साथ ही साथ आपको गृह कार्य के भी कार्य को करते रहना है, जिससे आपकी जो क्षमता है, रचनात्मक क्षमता है, उसका भी विकास हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।